नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्य शास्त्र और काव्य शास्त्र के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 86 कि क्रोंचे के अनुसार कला की सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है। अब कौन सा चरण है जो कि क्रोंचे के अनुसार कला के सृजन के लिए अनिवार्य नहीं है? ये है कलाकार द्वारा उद्दीपक प्रभावों का के अंतर्गत अमूर्त संवेदना का अनुभव। बी है कि अभिन्न विधान के माध्यम से मानस स्तर पर अभ्यंजना की पूर्णता। सी है कल्पना शक्ति के माध्यम से उद्दीपक प्रभावों का संश्लेषण तथा अन्वय। और डी है कि मानस अभ्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतरण। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी मानस अभ्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतरण, यही अनिवार्य चरण नहीं है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न 87 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोंचों के व्यंजनावाद को भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? रस सिद्धांत के, वक्रोक्त सिद्धांत के, अलंकार सिद्धांत के, रीत संग सिद्धांत के? तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने क्रोंचों के व्यंजनावाद को वक्रोक्त सिद्धांत के, है ना, बिल्कुल निकटतम माना है। वक्रोक्ति ध्यान में रख लीजिएगा। वक्रोक्ति क्यों माना है? क्योंकि अभ्यंजना क्या है? अभ्यंजना को भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत अभ्यंजना वक्र होती है। बस क्लू बनाइएगा, वक्र होती है तो वक्र भाग वक्रोक्ति के निकट माना है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 88 है कि कालरज के दृश्य में कल्पना के विषय में असंगत कथन है। वे कल्पना को स्त्री शक्ति मानते हैं, वे ललित कल्पना व कल्पना में सहज संबंध मानते हैं, कविता में समन्वय का विशेष महत्व है, और डी है कि कविता में सामंजस्य कल्पना के माध्यम से घटित होता है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। कालरज की दृष्टि में कल्पना क्या होती है? वे ललित कल्पना व कल्पना में सहज संबंध मानते हैं। विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 89 की बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं कालरज, लॉन्जाइनस, प्लेटो, टी.एस. इलियट। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि बायोग्राफिया लिटरेरिया जो होता है ना, वो वो कालरज का है। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसका है? कालरज का है। कालरज ध्यान में रख लीजिएगा, कालरज। अब बायोग्राफिया लिटरेरिया क्या होता है? कालरज होता है। कालरज ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 90 है कि इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीत का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। यह मान्यता किसकी है? अरस्तु की, क्रोंचो की, कालरज की या टी.एस. इलियट की? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर इतिहास बोध का अर्थ जो होता है अतीत का अतित्व, अतीत का अतित्व इलियट। अतीत का अतित्व किसका? बोले इलियट का। अतीत का अतित्व इलियट का। इलियट फॉर टी.एस. इलियट को ध्यान में रखिएगा और विकल्प डी को आप लोग हमेशा के लिए दिमाग पे छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 91 है कि टी.एस. इलियट का मत नहीं है। अब कौन सा मत टी.एस. इलियट का नहीं है? यह है कि कला की जैविक सत्ता होती है। बी है कविता का अपना एक अलग स्वतंत्र जीवन है। सी है काव्यगत संवेदना और कवि के मन की संवेदना भिन्न होती है। और डी है कि कला का संवेग व्यक्तिक होता है। अब जवाब आ गया कि सर प्रश्न संख्या 91 का विकल्प डी कला का संवेग व्यक्तिक होता है, यही टी.एस. इलियट का मत नहीं है। टी.एस. इलियट का मत कौन सा नहीं है? कला का संवेग व्यक्तिक होता है। विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 92 है कि किस कथन से इलियट सहमत नहीं है? अब किस कथन से इलियट सहमत नहीं है? जवाब दीजिए। परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है, इससे सहमत नहीं है। या फिर परंपरा के ज्ञान से साहित्यकार को यह जानकारी हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए, इससे सहमत नहीं है।
या फिर परंपरा के ज्ञान से यह ज्ञात होता है कि साहित्यकार की कृति का मूल्य क्या है, इससे सहमत नहीं है। या फिर विकल्प डी, परंपरा दाय के रूप में स्वयं उपलब्ध नहीं होती है, उसे प्राप्त करने के लिए सचेष्ट प्रयत्न किया जाना चाहिए। ये तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे से विकल्प को लाग किया जाए, परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है, यही टी.एस. इलियट का इसी टी.एस. इलियट सहमत नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 93 है कि कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं है, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है, मान्यता किसकी है? कविता भाव का स्वच्छंद प्रभाव नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है, मान्यता किसकी है? प्लेटो की, अरस्तु की, टी.एस. इलियट की या क्रेंचो की? तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे विकल्प सी को लाग किया जाए, विकल्प सी टी.एस. इलियट इज राइट आंसर, है ना। देखिए, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम, अव्यक्तित्व का, है ना, व्यक्तित्व नहीं, अभिव्यक्ति नहीं, अभिव्यक्ति नहीं, टी.एस. इलियट की, टी.एस. इलियट ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 94 रस ध्वनि किसे कहा गया है? अर्थांतर संक्रमित वाच ध्वनि, अंत्यंत तिरस्कृत वाच ध्वनि, संलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि, असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि। तो रस ध्वनि किसे कहा गया है? जवाब चाहिए और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लाग किया जाए, विकल्प डी असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 95 है कि वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? विविधतान्य परवाच ध्वनि, अविविधता विविच्छेद वाच ध्वनि, अर्थांतर संक्रमित वाच ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच ध्वनि। तो प्रश्न संख्या 95 का जवाब आ गया कि विविधता अन्य परवाच ध्वनि, विविधता अन्य परवाच ध्वनि, विकल्प ए इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब भेजने की तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 96, कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया? पर पदार्थ वक्रता, प्रकरण वक्रता, वाक्य वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के वाक्य वक्रता के अंतर्गत किया है, वाक्य वक्रता, विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 97 है कि कौन से आचार वक्रोक्त को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु, सूक्ष्म और लेस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते? दंडी, भामा, वामन, कुंतक। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प जो है बी को लाग किया जाए, विकल्प बी भामा इज राइट आंसर, है ना। अलंकार को मूल मान करके उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते, वक्रोक्ति को मूल मानते हैं और वक्रोक्त के अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते हैं, भामा, मामा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 98 है कि निम्न में से साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? अब साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, भट्ट लट का है, भट्ट नायक का है या डॉक्टर नागेंद्र का है? तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प सी को लाग किया जाए, विकल्प सी भट्ट नायक इज राइट आंसर, है ना। साधारणीकरण का जो सिद्धांत होता है वो भट्ट नायक का होता है, विकल्प सी को आप लोग लाग कर लीजिए और इन्हें दिमाग में बैठा लीजिए, साधारणीकरण हमेशा नायक का होता है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 99 है कि मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ असंबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? लक्षणा, शाब्दी व्यंजना, अभिधा, अर्थी व्यंजना। तो प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब आ गया कि मुख्य अर्थ से भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबद्ध अर्थ करने वाली जो शक्ति होती है लक्षणा होती है, विकल्प ये लक्षणा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 100 है कि मैं सुकुमार नाथ बन जोग, तुम ही उचित
तम मो कह भोगु में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा है, अर्थी व्यंजना है, शाब्दी व्यंजना है या फिर प्रयोजनवती लक्षणा है? तो 100 का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी अर्थी व्यंजना इज राइट आंसर। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू अर्थी व्यंजना है। विकल्प बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 101 है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, दो चाकी के बीच में साबुत बचा न कोय, कोई बचाना व्यंजना है, ध्यान में रख लीजिएगा। व्यंग अर्थ है ना, संसार रूपी चक्की की बात यहाँ पे की जा रही है। तो दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, व्यंजना विकल्प सी इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 102 है कि सगुन अलंकारान सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ ताको कविद विबुध कहत सब कोई। काव्य की यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य ने दी है? कुलपति मिश्र, भिखारी दास, चिंतामणि या फिर श्रीपति? तो 102 का जवाब आ गया कि सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होई, विकल्प सी चिंतामणि इज राइट आंसर, है ना। अलंकारान की चिंता होती है, सगुण अलंकारान की चिंता, चिंता फार चिंतामणि को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 103 है कि मुख्यार्थ वाधे तदोगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत सा लक्षणारोपिता क्रिया। इस कथन की आचार्य हैं कुंतक, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, मम्मट। तो 103 का जो जवाब था विकल्प डी, मम्मट इज राइट आंसर। मम्मट, तद मुख्यार्थ बाधे तद योग्य मम्मट, मुख्यार्थ बाधे मम्मट, मुख्यार्थ बाधे मम्मट, मम्मट को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 104 है कि निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। इसमें सभी नाटक संधियां होती हैं, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, और आगे देख रहे हैं कि यह सर्गों में विभक्त होता है, और आगे है इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। तो एक असत्य है। देखिए, जो महाकाव्य होता है उसमें सभी रस प्रधान रूप से नहीं होते हैं, यही गलत है। जो दिया इसमें सभी रस प्रधान रूप में होते हैं, ये गलत है। सभी रस किसी भी महाकाव्य में आप देखेंगे सभी रस नहीं होंगे, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेसुन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा दोष है? न्यून पदत्व, पुनरुक्ति है, कृष्टित्व, आक्रमत्व। तो अब आपको जवाब देना था। प्यारा सा प्रश्न है कि सबको जानत तुम्हें, है ना, सारे जगत जहान, एकदम बिल्कुल जगत, है ना, जहान दोनों एक है, जगत जहान दोनों एक है। तो पुनरुक्ति दोष है, ध्यान में रखिएगा। जानत, जगत, जहान, है ना, कौन सा दोष है? पुनरुक्ति दोष है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ देखेंगे ना, जहाँ अर्थ की पुनरुक्ति हो, यानी कि एक ही बात को दो अलग अलग शब्दों के माध्यम से कहा जाए, तो वहाँ पुनरुक्ति अर्थ का दोष होता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं जगत और जहान दोनों एक ही शब्द है। जगत माने संसार, जहान माने संसार है, इसलिए पुनरुक्ति एक काव्य दोष है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 106 है कि किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी? व्यंजना की, रूढ़ा लक्षणा की, अभिधा की या फिर लक्षणा की? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि अभिधा। अभिधा जैसे है उसका अर्थ है वही हो जा, तो अभिधा होती है, और अभिधा के प्रति सबसे पहले हुआ करती है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 107 है कि नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? सूर्य अस्त हो गया। अब सूर्य अस्त हो गया यानी कि सूर्य डूब गया, तो इसका अर्थ के हिसाब से कौन सी शक्ति है? अभिधा है, लक्षणा है, प्रयोजनवती लक्षणा या फिर व्यंजना है? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी व्यंजना इज राइट आंसर, है ना। सूर्य अस्त हो गया, वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है। सूर्य का अस्त हो गया, इस वाक्य में सुनने के उपरांत व्यक्ति के भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करेंगे, है ना।
तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। सूर्य अस्त हो गया मतलब सूर्य डूब गया। अब सूर्य डूब गया माने उसका जो कुल था वो कुल ही खत्म हो गया, किसी खानदान का, किसी घर का, किसी के समाज का, है ना। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 108 है कि वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा, अभिधा, व्यंजना। तो 108 का जवाब आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी अभिधा इज राइट आंसर। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, ये अभिधा है। अभिधा है इसका साक्षात सांकेतिक अर्थ, मुख्यार्थ, वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा शक्ति कहलाती है। इसमें प्रथमा या अग्रिमा शक्ति भी कहते हैं, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल वह तोड़ती पत्थर देखा इलाहाबाद के पथ पर, सीधा सीधा अर्थ है उसको, पत्थर तोड़ते हुए मैंने उसको इलाहाबाद देखा था, ठीक है। विकल्प सी अभिधा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 109 है कि नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? ये प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया कि नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? आचार्य मम्मट, अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट या फिर भरत मुनि। तो नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि इज राइट आंसर। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब भैंसों तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। नाट्यशास्त्र नाटक कौन करते हैं? भरत मुनि होने का नाटक करते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। भरत मुनि आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 110 है कि उत्पत्ति या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? अभिनव गुप्त का, भट्ट नायक का, भट्ट लोलट का या भरत मुनि का। तो उत्पत्ति आरोप के समय लोग लुल लुल करते हैं, लुल फार लोलट को ध्यान में रखिएगा। विकल्प सी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 111 है कि निम्नलिखित महाकाव्य के संबंध में दिए गए कथनों से असत्य कथन को पहचानिए। यह है कि महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान रूप से होना चाहिए। संपूर्ण महाकाव्य में आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए। महाकाव्य का नायक धीरोदत्त और कुलीन होना चाहिए। महाकाव्य की कथा 8 सर्गों में व्यवस्थित होनी चाहिए। बिल्कुल। अब इसको अगर देखेंगे तो आपको विकल्प बी मिल जाएगा। संपूर्ण महाकाव्य आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब भैंसों तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 112 है कि कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद व उपभेद माने हैं? 41 भेद, 6 उपभेद, 9 भेद, 20 उपभेद, 7 भेद, 14 उपभेद या 6 भेद, 41 उपभेद। तो बिल्कुल कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद और 41 उपभेद माना है। विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 113 केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। उक्त किसके द्वारा व्यक्त की गई है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महर्षि गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। मैं कहता हूँ, मैं फार महर्षि गुप्त को ध्यान में रखिएगा। मैं कहता हूँ कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए। मैं फार महर्षि गुप्त को ध्यान में रख लीजिएगा। मैं कहता हूँ केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। महर्षि गुप्त को विकल्प सी आप लोग लॉक कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या 114 है कि जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अभिधेय अर्थ को गौण बनाकर काव्यार्थ यानी कि व्यंग्यार्थ व्यक्त करते हैं, वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के संबंध में यह वाक्य किसका है? दंडी, आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ। तो 114 के अनुसार अब आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेषक अपने अभिधेय बनाकर करते हैं वो आनंदवर्धन। किसका कथन है? विकल्प बी आनंदवर्धन इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 115 है कि शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे क्या कहते हैं? अब शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे क्या कहते हैं? रूढ़ा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति या फिर व्यंजना शब्द शक्ति। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि अभिधा या शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति इज राइट आंसर, है ना।
जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण से प्रचलित अर्थ लिया जाए उसे अभिधा कहते हैं। अभिधा लक्षणा व्यंजना। अब प्रश्न संख्या 116 है कि जहां वाच्यार्थ काम करे ना लक्ष्यार्थ, अर्थात शब्द का ना तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और ना ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, रूढ़ा लक्षणा या प्रयोजनवती लक्षणा? तो 116 का जवाब आ गया कि जहाँ कोई काम ना करे वहाँ व्यंजना काम करती है। व्यंजना शब्द शक्ति, विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 117 है कि किस आचार्य की दृष्टि प्रीति और आदृष्टि कृति को काव्य प्रयोजन माना है? कुंतक ने, दंडी ने, वामन ने, रुद्रट ने? तो आप सबका जवाब भी यहाँ पर आ गया कि प्रीति और कीर्ति को मानने वाले विकल्प सी वामन है। वामन की कीर्ति और प्रीति बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 118 आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ आपको यहाँ पर दोष हैं और उसकी कुछ परिभाषा है। नीचे आपको एक कूट भी दिखाई दे रहा है। इस कूट के हिसाब से आप सभी को जवाब भी देना होगा, तो थोड़ा सा सोच समझ करके इसके बाद इसके जवाब देने का प्रयास करिएगा, है ना। प्रश्न संख्या 118 आपकी स्क्रीन पर है ना। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले देखिए, कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, है ना। अगर देखें कृपा तो सब काम बन जाए, इसमें कुछ कम दिख रहा है। कृपा दृष्टि में सब काम, इन्हीं की न्यून पदार्थ दोष है। चौथा है ना, लपटी पुष्प पराग रज शनि श्वेत मकरंद, लपटी पुष्प पराग रज, ये सब देखेंगे ना अधिक पदत्व, क्योंकि एक ही चीज की बात की जा रही है, अधिक पदत्व उसी अर्थ की, है ना। पुष्प पराग रज, है ना, श्वेत मकरंद सब विश्व में मिलते नहीं हैं वीर भीम समान के, है ना। यहाँ पे देखेंगे आकर्मत्व है, कर्म ही उल्ट दिए हैं, है ना। भीम समान वीर, भीम के समान वीर होना चाहिए था, तो वीर भीम समान के ये। और निप्र मोह को है दीजिए अथवा मित्र मस्त गजेंद्र, तो यहाँ पे देखें दुष्कर्मत्व है। पहले मुझको क्या दीजिए, गजेंद्र दीजिए, अगर गजेंद्र ना मिले तो है दीजिए, घोड़ा दे दीजिए, तो यहाँ पे दुष्कर्मत्व है, ध्यान में रखिएगा। इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो विकल्प बी सही होगा। 4 3 2 1 इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब है, उसकी तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 119 है कि निम्नलिखित में से माधुर्य का उदाहरण नहीं है। लाली बन सरल कपोलों की, आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुघराली, मन की मरोर बनकर जगती। ये दूसरा आप देख रहे हैं कि कंकन किंकण ऊपर धुन सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। आगे देख रहे हैं, देख सुदामा के दिन दिशा करुणा करके करुणा ध्रुव पानी प्रात को हाथ सुने, है ना, ये है। और आगे है कि नील सरोवर श्याम, है ना, तरुण अरुण वारिज नैन, करहूँ सुमूर धाम सदा सिर सागर सेन। इसके हिसाब से देखेंगे तो विकल्प सी आपको मिलेगा, देख सुदामा के दीन दशा, है ना। इसमें माधुर गुण नहीं है, बाकी सब में माधुर गुण है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब संख्या 120 है। भट्टोत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है। अब काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या क्या है? प्रज्ञा नवनवमिषालिनी प्रतिभा मता, प्रतिभा नौ लेख शालिनी प्रज्ञा, अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, और क्षणम स्वरूप स्पर्शोत्थवा प्रज्ञो प्रतिभा कवे। तो आप लोग पढ़े भी होंगे कि प्रज्ञा नवनवमिषालिनी प्रतिभा मता, विकल्प ए इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 121 है कि काव्य प्रयोजन का सुमेलित नहीं है। साहृदय की प्रीता धनार्जन दंडी का, रस की निष्पत्ति चतुर्वर फल प्राप्ति आनंदवर्धन का, लोक व्यवहार का ज्ञान लोकोत्तर आनंद लाभ है कुंतक का, या कृत प्रीति विष्णु का। बिल्कुल आप लोग पकड़ लिए, कृत प्रीति विष्णु का नहीं है। अभी आपने देखा था कृत और प्रीति भोज का है, तो भोज फार भोजराज का है, ध्यान में रख लीजिएगा। विकल्प डी यही असंगत है, यही सुमेलित नहीं है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, भैंसों तैयारी आप सबके यहाँ पर देख रही है।
प्रश्न संख्या 122 है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? व्युत्पत्ति, अभ्यास, प्रेरणा, समाधि। तो प्रेरणा अगर देखेंगे तो प्रेरणा जो है काव्य का हेतु नहीं है। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेसुन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 123 है कि आचार्य जयदेव ने अंगीकृत यह काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी है? क्षेमेंद्र के, मम्मट के, भामा के, अप्पय दीक्षित के। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब सर विकल्प को लाभ किया जाए। आचार्य जयदेव ने अंगीकृत यह काव्यम कह करके आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण को चुनौती दिया है। आचार्य मम्मट, विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 124 है कि जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा, संयुक्त, अभिधा या फिर व्यंजना। जब शेर आया तो लोग भाग गए, तो ये ध्यान में रखिएगा। लक्षणा है, लक्ष्य करके कही जा रही बात है। विकल्प ये लक्षणा इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। और प्रश्न संख्या 125 है, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का आलम्ब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, नरेश मेहता का, रामधारी सिंह दिनकर का या फिर कुंवर नारायण का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प सी को लाभ किया जाए। विकल्प सी रामधारी सिंह दिनकर इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही है ना। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, आलोक है, आलोक से प्रकाश मिलता है। दिनकर फर रामधारी सिंह दिनकर को ध्यान में रख लीजिएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रिय स्नेह विश्वास इस चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।